हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम सॉफ्टवेयर में कैसे क्वेश्चनर की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं ये समझेंगे। तो आज की इस पार्ट वन में हम रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं क्वेश्चनर की ये समझेंगे। क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैसे चेक करते हैं। सो रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें हम टाइप वन जो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी होती है जिस जो हम क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आज के इस पार्ट में हम ये समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू उनको भी टेस्ट करेंगे और वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट्स को भी आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज एंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को टेस्ट करेंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो जब हम रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स होते हैं उस क्वेश्चन के। तो रिसर्च में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या वे सारे क्वेश्चन सही ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। यानी जो आपका रिसर्च एरिया है, जो रिसर्च टॉपिक है, क्या वे क्वेश्चन उसी रिसर्च एरिया उसी रिसर्च इंटरेस्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्या वे क्वेश्चनर के क्वेश्चंस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं। तो ये रिसर्च में सबसे बड़ी दो चैलेंज होती है कि क्या वो क्वेश्चनर के क्वेश्चन सही ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं, और दूसरी बात कि क्या वे कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं उस क्वेश्चनर की। ये रिसर्च की सबसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कंस्ट्रक्ट सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपकी पूरी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो अब हम दोनों को डिटेल में समझेंगे कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और वैलिडिटी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और रिलायबिलिटी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम फोकस करेंगे आज। अच्छा, रिलायबिलिटी और जैसा कि रिसर्च क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है और मिक्स मेथड भी होती है। तो जो आज हम चेक करेंगे वो है रिलायबिलिटी इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। रिलायबिलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च में भी होती है, उसको हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। उसमें कोई मेजरमेंट की नीड नहीं होती है, उसमें हमें कोई क्रॉनबेक अल्फा कैलकुलेट नहीं करना होता है। वहां पे रिलायबिलिटी की मीनिंग कुछ और होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो उसको हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम रिलायबिलिटी क्वांटिटेटिव रिसर्च में फोकस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिलायबिलिटी की मीनिंग क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। यानी अगर हम किसी चीज को बार बार मेजर कर रहे हैं और बार बार ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट रिलायबल है। अगर हम किसी चीज को रिपीटेडली मेजर कर रहे हैं और हर बार इस टाइम रिजल्ट सेम आ रहे हैं या सेम के अराउंड आ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट हमारी रिलायबल है। यानी रिसर्च में रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे क्वेश्चनर स्केल या जो टेस्ट है वो कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जो आपकी स्केल है, जो आपका क्वेश्चनर है, अ, वो कितना कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी एक बार रिजल्ट आया 70 तो दूसरी बार भी अगर हम उसको चेक करें तो वो 70 या 69 या 71 ही आना चाहिए। यानी 70 के अराउंड ही रहना चाहिए रिजल्ट, तभी हम उसको कहेंगे कि वो रिलायबल है, वो कंसिस्टेंट है। अगर वो फर्स्ट टाइम टेस्ट करा 70 आया, नेक्स्ट टाइम सेम सिचुएशन में हमने उसको टेस्ट करा और रिजल्ट आ रहा है 55, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कंसिस्टेंट है। ओके। तो हम अगर रिलायबिलिटी की डिफिनेशन को देखें तो रिलायबिलिटी रिफर्स टू द कंसिस्टेंसी
stability and repeatability of measurements over time across different items and among various observers. अच्छा, इसको हम अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि रिलायबिलिटी वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिमिलर कंडीशंस में रिपीटेडली सिमिलर रिजल्ट्स दे। यानी रिलायबिलिटी की कुछ प्री रिक्विजाइट्स है। यानी कि आप जब फर्स्ट टाइम जो जिस कंडीशन में रिलायबिलिटी मेजर करेंगे, सेकेंड टाइम भी वही सेम कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप रिलायबिलिटी मेजर कर सकते हैं। यानी जो कंडीशन है वो सिमिलर होनी चाहिए, तभी वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और कंसिस्टेंट हो सकती हैं। अगर आप सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट ही बदल देंगे तो वो सिमिलर या कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए कि सपोज आपके पास एक वेइंग मशीन है और सपोज आपका एक्चुअल वेट 70 kg है और आप 5 टाइम्स उस मशीन पे अपना वेट चेक करते हैं और फर्स्ट टाइम रीडिंग आती है 70 kg, सेकेंड टाइम रीडिंग आती है सपोज करिए 70.1 kg, थर्ड टाइम रीडिंग आती है 69.9 kg, देन फोर्थ टाइम 70 kg वेट आता है आपका, एंड नेक्स्ट फिफ्थ टाइम आपने मेजर करा तो 70.1 kg आपका वेट आ रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वो अराउंड 70 kg ही आपकी रीडिंग्स आ रही हैं। लेकिन अगर यही रीडिंग्स फर्स्ट टाइम 70 आए, सेकंड टाइम 75 आए, थर्ड टाइम 67 आए, फोर्थ टाइम 60 आए, 72 आए फिफ्थ टाइम, तो ये हम कहेंगे कि ये मशीन क्लियरली रिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, क्योंकि बार बार वेट हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है और काफी इनॉर्मस अमाउंट में कर रहा है, तो ये रिलायबल नहीं है ये वेइंग मशीन। तो रिसर्च क्वेश्चनेयर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि क्या वो बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं सिमिलर कंडीशन में। अच्छा, रिलायबिलिटी का जो मेन पर्पस होता है कि वो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करता है, जैसे कि जो लिखा है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रैंडम एरर्स। यानी रैंडम एरर का मतलब होता है कि एक्सीडेंटल वेरिएशन जो एक्चुअल कंस्ट्रक्ट की वजह से नहीं होता है। मतलब जितना रैंडम एरर कम होगा उतनी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन आता है कि रिलायबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सपोज करिए अगर मेजरमेंट ही कंसिस्टेंट नहीं है तो रिसर्च की कंक्लूजन्स भी ट्रस्टवर्दी नहीं होंगी। सो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी की टेस्टिंग करना इट मीन्स कि उसकी रिसर्च की ट्रस्टीवर्दीनेस को स्टैब्लिश करना होता है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाई रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब रिलायबिलिटी का हाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी वो रिसर्च की फाइंडिंग्स उसकी कंक्लूजन्स ट्रस्टवर्दी कहलाएंगी। ओके, अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में हम एक रिलेशनशिप को समझते हैं, यानी कि हाई रिलायबिलिटी इज अ प्री रिक्विजाइट्स फॉर वैलिडिटी। यानी पहले इंस्ट्रूमेंट रिलायबल होना चाहिए, तभी हम उसके वैलिड होने की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हमको रिलायबिलिटी चेक करनी है, और अगर वो रिलायबिलिटी हाई रिलायबिलिटी होगी तभी हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो हम उसकी वैलिडिटी को चेक ही नहीं कर सकते। सो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एवरी वैलिड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी रिलायबल, बट एवरी रिलायबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेसेसरीली वैलिड। इसको हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं, लाइक एवरी वैलिड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजाइट्स है कि सबसे पहले हमको रिलायबिलिटी चेक करनी है, और अगर रिलायबिलिटी हाई आ रही है तभी हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है जो जिसके बेस पे हम अपना डेटा सेट भी प्रिपेयर करेंगे और उसको हम टेस्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में उसकी रिलायबिलिटी को, तो उसी का एक पार्ट है कि सपोज आप एम्प्लॉय की वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना चाहते हैं। ओके,
तो आप क्या करेंगे कि आपने क्वेश्चनर प्रिपेयर करा एंड आपने क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करा और डिफरेंट रिस्पोंडेंट ने उस क्वेश्चनर को फिल करा। अब सपोज करिए जो एम्प्लॉय वर्क एंगेजमेंट का जो एक स्कोर आ रहा है वो 85 आ रहा है। ओके, अब आप क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट वीक में सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर सिचुएशंस में उस क्वेश्चन को दोबारा फिल करवाएंगे उन्हीं एम्प्लॉय से, उन्हीं कंडीशंस में। तो सपोज करिए रिजल्ट आया 48, यानी फर्स्ट टाइम 85 आया एंड सेकंड टाइम 48 आया। तो ये जो डिफरेंस है ये एम्प्लॉय की बिहेवियर की वजह से नहीं है, ये बल्कि क्वेश्चनर की इनकंसिस्टेंसी की वजह से है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा क्वेश्चनर होगा वो अनरिलायबल माना जाएगा, क्योंकि वो सिमिलर कंडीशन में डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस हमारा क्वेश्चनर अनरिलायबल है। अगर वही स्कोर हमारा सेकंड टाइम 85, 86, 87, 86 के अराउंड आता तो हम ये कहते कि हमारा क्वेश्चनर रिलायबल है, क्योंकि वो उन्हीं सेम कंडीशंस में सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, हमने रिलायबिलिटी क्या होती है इसकी मीनिंग को समझा। सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल करने से पहले इसकी मीनिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके टाइप्स को। तो हमने मीनिंग समझा, अब हम इसके रिलायबिलिटी के टाइप्स को समझेंगे। तो मोस्टली रिलायबिलिटी थ्री टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, दूसरी होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और तीसरी होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। हम आने वाली वीडियोस में इनको डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यानी हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम वैलिडिटी को समझते हैं कि वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लेते हैं। हम वैलिडिटी क्या होती है इसको समझेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी वैलिडिटी की मीनिंग होती है सिंपल लैंग्वेज में, यानी क्या आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनर एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा है जिसे आप मेजर करना चाहते हैं। और अगर आंसर यस है तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा, यानी मतलब जो आप जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हैं और आपका वो इंस्ट्रूमेंट भी उसी चीज को मेजर कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है, तो आप कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चनर है वो वैलिड है, क्योंकि जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी उसी चीज को मेजर कर रहा है। इट मीन्स कि वो वैलिड है। सो इसकी डिफिनीशन को देखेंगे तो वैलिडिटी रिफर्स टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। यानी सिंपल वर्ड्स में वैलिडिटी बताती है कि क्वेश्चनर या मेजरमेंट टूल कितना एक्यूरेट है और क्या वो एक्चुअल कंसिस्टेंट कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है या नहीं। यानी हमें वो बताता है कि वो जो हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्ट है जिसे हम रिसर्च में मेजर करना चाहते हैं, क्या वो उसको मेजर कर रहा है या नहीं, और कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। यानी वैलिडिटी रिसर्च फाइंडिंग से निकले गए कंक्लूजन्स की ट्रूथफुलनेस, रेलेवेंस और मीनिंगफुलनेस को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथफुलनेस, रेलेवेंस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी अगर क्वेश्चनर वैलिड होगा तो उसके निकाले गए सारे कंक्लूजन्स, ड्रॉ किए गए सारे कंक्लूजन्स भी ट्रस्टवर्दी होंगे, रेलेवेंट होंगे और मीनिंगफुल होंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इट कंसर्न्स द एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस ऑफ द मेजरमेंट टूल दैट एग्जामिन्स वेदर द इंस्ट्रूमेंट ट्रूली मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इट परपोर्ट्स टू मेजर। यानी वैलिडिटी का फोकस मेजरमेंट टूल की एक्यूरेसी और रेलेवेंस पर होता है। ये चेक करती है कि इंस्ट्रूमेंट सच में वही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है जिसका वो क्लेम कर रहा है या नहीं। यानी जैसे अगर क्वेश्चनर का टाइटल है एम्प्लॉय वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना, तो उस क्वेश्चन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट को ही मेजर करने वाले सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ना कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस लेवल या सैलरी या उसकी सेटिस्फेक्शन को मेजर करे। ओके, जैसे इसको आप इजी एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझिए कि आप सपोज करिए
आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, ठीक ठीक। तो इसके लिए आप थर्मोमीटर यूज करेंगे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है क्योंकि वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी के टेम्परेचर को मेजर हम थर्मामीटर से ही कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्मोमीटर वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप सपोज करिए वेइंग मशीन से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो आ, हम उसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है उस चीज को मेजर करने के लिए। तो चाहे वेइंग मशीन आपका वेट बार बार भले ही सेम बताए कि आपका वेट इतना है, तो वो बॉडी टेम्परेचर को तो मेजर नहीं कर रही है, वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकती। इसलिए वो रिलायबल हो सकती है क्योंकि वो बार बार कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे रही है आपके वेट के। लेकिन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करती है वो ये काम नहीं कर सकती वेइंग मशीन, इसलिए वो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, सॉरी। तो वो रिलायबल हो सकती है पर वैलिड नहीं है। ओके। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी होना बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली उस चीज को मेजर कर रहा है या नहीं। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सर वैलिडिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। हम नेक्स्ट पार्ट्स में इनको डिटेल में समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है रिलायबिलिटी का फर्स्ट टाइप जो कि है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। तो आज हम इस पे फोकस करेंगे, इसको कैसे हम टेस्ट करते हैं ये चेक करेंगे। तो चलिए हम उसको चेक करते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले सबसे पहले कुछ जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेजर करने में यूज होती हैं उसको समझेंगे। तो जैसा कि आपने क्रॉनबेक अल्फा के बारे में सुना होगा और अभी मैंने डिस्कशन भी करी कि हम क्रॉनबेक अल्फा को मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू को देखेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इन्हीं टेक्निक से हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। यानी क्रॉनबेक अल्फा, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, आपने सुना होगा इसके बारे में, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो कि आर होता है। देन आपने कोहेंस कप्पा वैल्यू सुनी होगी, देन फ्लैश कप्पा वैल्यू सुनी होगी, या हो सकता है आपने इन दोनों के बारे में नहीं सुना हो, पर मोस्टली आपने क्रॉनबेक अल्फा और पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में जरूर सुना होगा। और नेक्स्ट टेक्निक है कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स। तो हम इन सब के बारे में समझेंगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले हम क्रॉनबेक अल्फा पे फोकस करेंगे, यानी जो हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को मेजर करता है। वैसे तो ओमेगा वैल्यू भी मेजर करती है इंटरनल कंसिस्टेंसी को, बट मोस्टली क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज ही प्रिफर की जाती है। अच्छा, तो थोड़ी सी वीडियो ये लॉन्ग होगी क्योंकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते, आपको पहले उनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर में उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है, देन और भी उसके दो टाइप होते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होती है और इंटर रेटर रिलायबिलिटी होती है। हम आज इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी पे फोकस करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चनर बेस्ड आपने रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप या आपने करी होगी, तो चांसेस है कि आप इसी टाइप की रिलायबिलिटी को टेस्ट करना होगा आपको। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी की मीनिंग क्या होती है। यानी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चनर के जो सारे क्वेश्चन हैं, यानी एक क्वेश्चनर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चनर के जो सारे आइटम्स हैं, यानी जो सारे क्वेश्चंस हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, और क्या वो सब मिलकर एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी हमें ये बताती है कि एक क्वेश्चनर के जो एक क्वेश्चनर जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या एक दूसरे से कितने रिलेटेड है, वो कितने क्लोज हैं, और वो
वो सब क्या मिलकर एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं? ये फर्स्ट पॉइंट में यही बात कही गई है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी refers to how closely the items within a questionnaire related to one another and measure the same underlying concept जो आप मेजर करना चाहते हैं, जिस कंस्ट्रक्ट को, जिस कॉन्सेप्ट को आप मेजर करना चाहते हैं, क्या अ, वो मेजर कर रहा है या नहीं। यानी अगर क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं और उनके रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है, तो क्वेश्चनर की इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो हाई होगी। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में यही बात की गई है। अच्छा, इसको हम सबसे पहले इस पॉइंट को लीव करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि सपोज करिए आप एम्प्लॉय वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना चाहते हैं। ओके, और क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस आपने पुट करे, जैसे कि आप जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप काम को लेकर कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि आप कितना डेडिकेटेड हैं काम को लेके, अपने वर्क को लेके। तीसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क के को लेकर कितना इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें कितना आप डेडिकेटेड रहते हैं, कितना एब्जॉर्ब रहते हैं। तो आप समझिए कि आप एम्प्लॉय वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना चाहते हैं और आपकी जो आइटम्स है, आप एम्प्लॉयज की विगर को टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मेजर करना चाहते हैं, उसकी वर्क को लेकर डेडिकेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन, कितना इन्वॉल्व है बस वर्क में। ये ऐसे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप हैं, ठीक, अलग अलग वर्डिंग्स में। लेकिन ये तीनों एम्प्लॉय वर्क एंगेजमेंट को ही मेजर कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय की विगर को चेक कर रहे हैं, आप उसकी डेडिकेशन को देख रहे हैं, आप उसके एब्जॉर्प्शन को देख रहे हैं। तो ये तीनों एम्प्लॉय की वर्क एंगेजमेंट को मेजर कर रहे हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय का पहले क्वेश्चन का स्कोर हाई है, यानी कि वो अपने काम को लेकर एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो जनरली जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितना एब्जॉर्ब्ड है, कितना इन्वॉल्व है, उनके स्कोर्स भी हाई होने चाहिए। क्योंकि अगर वो एनर्जेटिक फील कर रहा है तो वो अपने वर्क को लेकर काफी इन्वॉल्व होगा, काफी डेडिकेटेड होगा, काफी एब्जॉर्ब्ड होगा अपने वर्क को लेके। उनके आंसर भी हाई होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। यानी क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होने चाहिए। इसी रिलेशनशिप को हम इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। यानी उनके रिस्पॉन्सेस एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है, तो क्वेश्चनर की जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो हाई होगी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का पर्पस क्या है? तो इंटरनल कंसिस्टेंसी ये असेस करती है कि क्या क्वेश्चनर के सारे आइटम्स मिलकर एक ही अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, और आंसर अगर यस है, क्वेश्चनर रिलायबल माना जाता है। यानी अगर क्वेश्चनर के सारे आइटम्स एक साथ किसी एक कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं और आंसर है यस, हाँ सब एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो जो हमारा क्वेश्चनर है वो रिलायबल है, क्योंकि वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी इसके बारे में। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, Cronbach alpha is the most commonly used statistical method to determine internal consistency। अभी हमने ऊपर समझा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती है, इसमें क्रॉनबैक अल्फा, फैक्टर एनालिसिस, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। तो जो क्रॉनबैक अल्फा है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल मेथड है इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए। ओके, जो क्रॉनबैक अल्फा होती है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। जैसे आपने पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा होगा कि उसकी वैल्यू भी 0 से 1 होती है। यानी अगर वैल्यू 1 के करीब है, 1 के आसपास है, यानी 7 है, 8 है, 9 है, तो हम कहेंगे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी उतनी ही हाई है, उतनी ही बेटर है। अभी हम क्रॉनबेक अल्फा की इंटरप्रिटेशन समझेंगे, जैसे कि पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, लाइक हाई कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। वैसे क्रॉनबेक अल्फा की भी इंटरप्रिटेशन है कि ये कब वीक होता है, कब स्ट्रॉन्ग होता है, कब बेटर होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट उसी को समझेंगे।
देखते हैं कि क्रॉनबेक अल्फा को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो आप जो आपके पास क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज आएंगी, अब आप उन वैल्यूज को देख के आप इंटरप्रेट करेंगे कि वो कितना इंटरनली कंसिस्टेंट और रिलायबल है। ओके, तो अगर वैल्यू 0.50 से कम है क्रॉनबेक अल्फा की आ रही है, इट मीन्स कि हमारी रिलायबिलिटी पुअर है। अगर 0.50 से 0.60 आ रही है, इट मीन्स इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी वीक है। 0.60 से 0.70 है, इट मीन्स एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है। 0.70 से 0.80 है, इट मीन्स की गुड रिलायबिलिटी है। 0.80 से 0.90 के बीच में है, इट मीन्स की वेरी गुड रिलायबिलिटी है। और अगर मोर देन 0.90 है तो एक्सेलेंट रिलायबिलिटी है। बट यहीं पे एक पॉइंट और है, मेर इंडिकेट रिडंडेंसी। इसका क्या मतलब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सब आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जितना ही हाई अल्फा यानी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू होगी, उतना ही हाई रिलायबिलिटी होगी, यानी जितना ज्यादा अल्फा उतनी ही बेटर रिलायबिलिटी। लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होती है। सपोज करिए कि अगर क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.95 या 0.97, 0.98 ऐसे आ रही है वैल्यूज क्रॉनबेक अल्फा की, जो कि है मोर देन 9.90 से, तो हो सकता है कि क्वेश्चनर के कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम बात बार बार पूछ रहे हों। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर उस क्वेश्चनर के कि क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज 0.90 से अबव आ रही है, इट मींस कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हैं, बस लैंग्वेज में डिफरेंस कर दे रहे हैं। इसी सिचुएशन को रिडंडेंसी बोलते हैं, यानी क्वेश्चनर में अननेसेसरी रिपीटिशन हो रहा है और जो क्वेश्चनर है वो यूनिक नहीं रह जाता। मतलब क्वेश्चनर की मीनिंग क्या है कि सारे क्वेश्चंस यूनिक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चनर की रिपीटिशन हो रही है क्वेश्चंस की, यूनिकनेस नहीं रह जाती उस क्वेश्चनर की। इसीलिए 0.90 से अब क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू प्रेफर नहीं की जाती रिसर्च में, बल्कि रिसर्चर को एक बैलेंस फाइंड करना होता है जिसमें क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट को मेजर करे, लेकिन हर क्वेश्चन अपनी यूनिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे। हमें रिपीटिशन क्वेश्चन की नहीं करनी है, हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, कि हमारी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू भी इतनी हाई ना है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट में ही रहे, लाइक 0.70 से 0.90 के बीच में ही रहे, 0.60 से इतनी लिमिट में वो रहे। ये ना कि उसकी वैल्यूज खूब हाई हो जाए, 0.90 से above चली जाए, फिर वो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो हमने समझा कि इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या होती है और क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो आई होप कि अब थ्योरी पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए हम एक प्रैक्टिकल डेटा सेट के थ्रू जमोवी, जो कि एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी कि क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझेंगे। तो ये हमारा सैंपल डेटा सेट है और हमारा रिसर्च टॉपिक सपोज करिए है कि हम एम्प्लॉय की वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना चाहते हैं, और इस रिसर्च के लिए हमने एम्प्लॉय से क्वेश्चनर फिल करवाया और हमने एक डेटा सेट मिला हमें एक। ओके, तो अच्छा, इसको समझने से पहले हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज कब कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं तो हम एक पायलट टेस्टिंग करते हैं, यानी हम एक एक्चुअल सर्वे जहां पे हम 500 600 या 700 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने से पहले हम एक छोटे से डेटा ग्रुप पे उस क्वेश्चनर को टेस्ट करते हैं, और उसके बेस पे हम उसको रिफाइन, ऐड वैल्यू करते हैं या डिलीट कुछ करते हैं, यानी हम पायलट टेस्टिंग करते हैं। मतलब हम एक छोटे से ग्रुप पे उसको पहले टेस्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि अ, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, लॉजिकल फ्लो क्या है क्वेश्चंस का। तो हम
पायलट टेस्टिंग करने के बाद हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और फिर वहां से हम डिसाइड करते हैं कि किन क्वेश्चंस को इंसर्ट करना है, किन क्वेश्चंस को डिलीट करना है एक्चुअल सर्वे से पहले। और जब हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हम रिलायबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं और जब हमारा क्वेश्चन कंसिस्टेंट हो जाता है, तो हम फिर आगे एक्चुअल सर्वे में उसको शेयर करते हैं लोगों से। फिर हम 600 700 800 रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज की वर्क एंगेजमेंट को मेजर करना चाहते हैं और हमने पायलट स्टडी करी, ओके, और हमने 50 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करे। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सपोज करिए हमारे डेटा सेट में वेरिएबल्स है। पहला वेरिएबल है आईडी का, यानी हमने रिस्पोंडेंट की आईडीज क्या है उसको हमारे पहला वेरिएबल है। देन उसका सेकंड वेरिएबल है एज। देन थर्ड वेरिएबल है जेंडर। देन फोर्थ वेरिएबल है कौन से डिपार्टमेंट में वो वर्क करता है, ऑपरेशंस में है, फाइनेंस में है, एचआर में है। उस देन उसका एक्सपीरियंस हम हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है। देन हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करे और उन वर्क एंगेजमेंट से रिलेटेड, जिसको हमने डब्ल्यू ई से डिनोट करा था, हमने 9 क्वेश्चंस को चेक करा है। तो हमने उसको डब्ल्यू ई 1 से लेके डब्ल्यू ई 9 तक हमारे वर्क एंगेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर के आइटम्स हैं। और उन क्वेश्चन को हमने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे चेक करा है। अच्छा, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल क्या होती है? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि स्केल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो उसमें जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल होती है, इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन होता है और उसके 5 ऑप्शंस होते हैं, ओके। यानी पहला ऑप्शन होगा स्ट्रांगली डिसएग्री, दूसरा ऑप्शन होगा डिसएग्री, तीसरा होगा न्यूट्रल, चौथा होगा एग्री और पांचवा होगा स्ट्रांगली एग्री। तो ये एक स्केल है। अब सपोज करिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि आई फील बर्स्टिंग विथ एनर्जी एट माई जॉब, ओके। अब इस क्वेश्चन को एम्प्लॉय इस स्केल पे आंसर करेगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन से वो कितना एग्री कर रहा है। सपोज वो स्ट्रांगली एग्री है तो वो इसको स्ट्रांगली एग्री पे मार्क करेगा, ओके। अगर मान लीजिए सपोज करिए सेकंड क्वेश्चन है आई एम इंथुजियास्टिक अबाउट माय जॉब, इस क्वेश्चन को वो उस क्वेश्चन को लेकर वो न्यूट्रल है कि वो इंथुजियास्टिक है या नहीं है, उस इस बात पे वो न्यूट्रल है। तो हम इन इन पॉइंट्स को हम इन क्वालिटेटिव पॉइंट्स को हम नंबर असाइन करते हैं। यानी जो स्ट्रांगली एग्री इसको हमने 1 करा, एग्री को 2 असाइन करा, न्यूट्रल को 3 करा, डिसएग्री को 4 करा, स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 करा। इट मींस अगर वो इस क्वेश्चन के लिए इंथुजियास्टिक के लिए अबाउट माय जॉब वो न्यूट्रल है, इट मींस कि उस स्केल पे उसका पॉइंट है 3 न्यूमेरिक फॉर्मेट में, ओके। तो ये होती है लिकर्ट स्केल। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। मैं आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बट आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। तो हमने जो 9 क्वेश्चन जिसको हमने डब्ल्यू ई 1 डब्ल्यू ई 2 डब्ल्यू ई 3 एंड सो ऑन डब्ल्यू ई 9 तक हमने करा, उसको हमने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे क्वेश्चन के थ्रू फिल करवाया है, ओके। अब हम इनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो है जमोवी। जमोवी एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एसपीएसएस, आर, आर स्टूडियो, स्टेटा। बट अभी इस पार्ट में हम जमोवी पे कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि फ्रीली एक्सेस हमारे पास है तो हम उस पर इजिली टेस्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम एसपीएसएस पे कैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डेटा सेट पे चलते हैं कि हमारा डेटा सेट कैसा है। देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा सेट है। हमने 50 रिस्पॉन्सेज पायलट स्टडी में कलेक्ट करे थे, ओके। ये हमारे वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी वेरिएबल्स क्या एक्सप्लेन करा था। पहला वेरिएबल आईडी है, दूसरा एज है, तीसरा जेंडर है, फोर्थ इज डिपार्टमेंट, देन उसका टेन्योर यानी एक्सपीरियंस लेवल कितना है, 10 ईयर है, 1 ईयर है, 12 ईयर है, 16 ईयर है, ओके। देन ये हमारे 9 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने डब्ल्यू ई 1 से लेकर डब्ल्यू ई 9 तक डिनोट करा है, ओके। और ये उनकी लिकर्ट स्केल पे पॉइंट है। यानी सपोज करिए कि वो रिस्पोंडेंट 1 से हमने पूछा कि पहला क्वेश्चन था कि आप अपने वर्क को लेके कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, तो उसने 3 मार्क करा, इट मींस कि वो न्यूट्रल है। उसने 4 मार्क करा, इट मींस कि वो दूसरे क्वेश्चन पे, इट मींस कि वो एग्री करता है, ओके। देन सेकंड सपोज करिए हमने रिस्पोंडेंट 14 से पूछा कि
आप अपने वर्क को लेके कितना एंथुजियास्टिक हैं, और उसने 5 मार्क करा, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रांगली एग्री करा। तो ये लिकर्ट स्केल पे 1 to 5 को लेके हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके ये। तो हमने ये सारे ऑब्टेन करे पायलट स्टडी में। अब हम जब मूवी में टेस्ट करेंगे कि कैसे इनकी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये जमोवी का इंटरफेस है, ये एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। आप इसको क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। और मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि कैसे जमूवी को इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमने टाइम सेव करने के लिए मैंने डायरेक्टली जमूवी को ओपन करा है अपने डेस्कटॉप पे। ओके, अच्छा, ये इसका इंटरफेस है। पहला वेरिएबल्स है, दूसरा डेटा टैब है, तीसरा एनालिसिस टैब है, चौथा एडिट का टैब है। तो आप देखिए, ये इंटरफेस है इसका, और ये रिजल्ट्स का टैब है। इसको हम ऐसे मिनिमाइज शॉर्ट लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास दो टेक्निक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे जमूवी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा सेट को कॉपी करेंगे। ओके, अच्छा, देखिए मैंने ये जो वेरिएबल्स वाली रो है इसको छोड़ दी है, क्योंकि हम इसको वेरिएबल्स को एडिट यहाँ पे करेंगे जमूवी में। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो हमने कॉपी कर लिया। अब हम जमूवी में आएंगे और हम सेल 1 पे क्लिक करेंगे और उस डेटा सेट को पेस्ट कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं हमने 50 डेटा उसको पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रो काउंट 50 है। ओके, ये हमारे सारे क्वेश्चंस भी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। यानी हमारी फर्स्ट कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में कौन सा वेरिएबल है। इट मींस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 1 2 से लेके ये हमारे रिस्पोंडेंट आईडीज हैं, पर यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है। तो हम इनको लेवल्स असाइन करेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमें अपने वेरिएबल्स को देखने के, हमारे वेरिएबल्स क्या क्या है। तो उसको हम देखते हैं ऐसे, हमारे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला वेरिएबल हमारा है आईडी, इसको हम नोट कर लेंगे एक जगह। फिर एज सेकंड वेरिएबल है, थर्ड जेंडर वेरिएबल है, फोर्थ डिपार्टमेंट है, फिफ्थ टेन्योर ईयर्स है वेरिएबल हमारा। देन हमारे WE1 से लेके WE9 तक 9 लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन है जो हमने पायलट स्टडी में ऑब्टेन करे हैं। तो हम जमूवी जाएंगे, जमूवी में, एंड हमने ये पेस्ट करा अपने डेटा सेट को। अब हम वेरिएबल्स को लेबल करेंगे, तो उसके लिए हमें सिर्फ सिंपली इस ए पे डबल क्लिक करना है। ओके, और हमें इस ए को डिलीट करना है, और यहाँ पे हम इसको असाइन करेंगे लेबल आईडी। आप देख सकते हैं इसका टाइप नॉमिनल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 टाइप्स की स्केल होती है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस और इंटरवल। आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं इसके लेवल्स है 50 तक, मतलब 50 आईडीज हैं हमारे पास। देन हम एंटर कर दिया, हमने आईडी सेव कर दिया। ओके, हम इसको ऐसे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ए जो है हमारा कन्वर्ट हो गया आईडी पे। इसको मतलब उसको लेबल मिल गया। अब हम बी पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे और इसको असाइन करेंगे, जो कि है हमारा एज। एंटर करेंगे। अच्छा, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, इस एरो से भी। देन थर्ड वेरिएबल हमारा है जेंडर, तो हम जेंडर असाइन करेंगे। फोर्थ हमारा है डिपार्टमेंट। तो अब देख सकते हैं हमने डेटा इंपोर्ट कर दिया, हमने लेवल्स भी असाइन कर दिए हैं, सारे वेरिएबल्स आईडी, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट, एक्सपीरियंस, सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। ओके, अब आप वेरिएबल सेक्शन में आप हमारे हम सारे वेरिएबल्स को देख भी सकते हैं। डेटा टैब में हमारा ये डेटा है जो हमारे लिकर्ट स्केल से ऑब्टेन किया हुआ डेटा है। देन हमको रिलायबिलिटी एनालिसिस करना है, तो हम सिंपली एनालाइज पे क्लिक करेंगे, और आप इसको इग्नोर करिएगा, और हम फैक्टर पे क्लिक करेंगे, और फैक्टर पे क्लिक करने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ से हमारा रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट हुआ। तो हमें इन 9 क्वेश्चन की रिलायबिलिटी एनालिसिस करनी है, तो हम इसको यहाँ से इस आइटम सेक्शन में मूव करेंगे, इन 9 क्वेश्चन को। यानी WE1 को ऐसे हम एरोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव करेंगे। तो हमने इन 9 क्वेश्चन को मूव कर दिया। हम
इन सारे वेरिएबल्स की रिलायबिलिटी एनालिसिस नहीं चेक करेंगे, हम इनकी बस रिलायबिलिटी, सारे क्वेश्चंस की, क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी चेक करेंगे। आप देख सकते हैं क्रॉनबेक, और आपको यहाँ पे टिक मार्क है ऑलरेडी, अगर ये टिक नहीं रहता तो आप यहाँ पे अगर टिक मार्क करेंगे तो आप क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो इन 9 क्वेश्चन की जो क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू है वो 0.751 है। और अगर हम क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू की इंटरप्रिटेशन को देखें तो अगर वो 0.7 से अबव है, इट मीन्स कि वो गुड है, और हमारी वैल्यू यहाँ पे 0.751 आ रही, इट मीन्स कि हमारी क्रॉनबेक अल्फाज की वैल्यू और अच्छी है, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरनली कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि इंक्रीज हाई क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज है। हम मीन पे भी टिक मार्क करेंगे और हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी टिक मार्क करेंगे, और ये देखेंगे कि इनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है इन कॉन्सेप्ट्स की, इन क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं जो इसकी मीन है वो 2.97 है। तो इट मीन्स कि जो वर्कर एंगेजमेंट स्केल का जो एवरेज स्कोर है वो 2.97 है। ओके, अगर अगर हम लिकर्ट स्केल को देखें तो वो 1 to 5 का लिकर्ट स्केल हमारा था, यानी 1 स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 5 इज स्ट्रांगली एग्री एंड 3 इज न्यूट्रल। तो ये जो हमारा 2.97 है ये हमारा 3 के करीब है। 3 हमारा क्या था लिकर्ट स्केल में? न्यूट्रल। इट मीन्स कि रिस्पोंडेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल। हम मीन से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आंसर थे वो न्यूट्रल के करीब थे, क्योंकि हमारा मीन 3 के करीब है। देन सेकंड आइटम स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसकी वैल्यू है 0.501। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि रिस्पोंडेंट्स के आंसर कितना स्प्रेड है। ओके, तो हमारा यहाँ पे 0.501 जो वैल्यू है काफी रिलेटिवली स्मॉल है, तो इट मीन्स कि जो रिस्पोंडेंट के जो जो मोस्टली रिस्पॉन्सेज है वो एवरेज के आसपास ही हैं, वो ज्यादा स्प्रेड नहीं है, वो मीन के ही आसपास है। देन जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू, जो कि 0.751 है। क्रॉनबेक अल्फा हमें क्या बताता है? हमें ये इंटरनल कंसिस्टेंसी शो करता है। इट मीन्स कि क्या जो सारे क्वेश्चन वर्कर एंगेजमेंट से रिलेटेड हैं वो क्या प्रॉपरली मेजर कर रहे हैं या नहीं, क्या वो वर्कर एंगेजमेंट के क्वेश्चन को ही मेजर कर रहे हैं या नहीं, क्या ये उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं, ये हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी बताती है। ओके, तो हमने देखा था कि उसकी इंटरप्रिटेशन को कि क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू अगर 7 से ऊपर है तो गुड है, तो हमारी यहाँ पे एक्सेल मतलब गुड के लेवल में है क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू। अच्छा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू। आप इसको कॉपी करके आप अपने डिसर्टेशन रिसर्च पेपर में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अच्छा एक और है एडिशनल ऑप्शन, कोरिलेशन हीट मैप पे आप टिक मार्क करेंगे, और आप इस पे भी टिक मार्क करेंगे, क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज इफ आइटम इज ड्रॉप्ड। तो जैसे कि ये 9 क्वेश्चंस हैं, ये एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो किसी डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को, यानी वो इंटरनली कंसिस्टेंट ना हो, वो किसी और चीज को मेजर कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डेविएट कर रहे हो, यानी उन क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना हो, वो इन क्वेश्चन से कोरिलेट ना कर रहे हो, वो कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकता है। ओके, क्रॉनबेक अल्फा हमें ये बताता है कि हमें किन क्वेश्चंस को रिमूव करना है, किस आइटम को डिलीट करना है, क्योंकि वो इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे जब हमने इसको क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम इज ड्रॉप्ड देखा, तो अगर हम देख सकते हैं कि क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि वो अच्छा है, और अगर डिक्रीज कर रही है तो इट मीन्स कि हमारा इंटरनली कंसिस्टेंट थोड़ा कम है। अगर हम सपोज करिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है, और उसको हम रिमूव कर रहे हैं, W E1 हम रिमूव कर रहे हैं, तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम एक अच्छे क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं अपने क्वेश्चन से। और सपोज कि हम किसी थोड़े से पुअर क्वालिटी के क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं जो इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इंप्रूव कर सकती है। जैसे आप देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को रिमूव करेंगे तो हमारी क्रॉनबेक अल्फा 0.751 से इंप्रूव होके 0.817 हो सकती है। वैसे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमने ऐसे रिमूव करा, तो अब देखिए हमारी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू 0.817 हो गई। रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करा एरो पे, अब इसको इंसर्ट करते हैं। अब देखिए हम एक किसी अच्छे क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, सपोज हमने 1 को रिमूव करा,
देखिए हमारी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू और डिक्रीज कर गई, क्योंकि हमारा वो क्वेश्चन अच्छा था, पॉजिटिवली कोरिलेटेड था, कंसिस्टेंट था, फिर भी हमने उसको रिमूव कर दिया। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि हम किन क्वेश्चन को रिमूव करेंगे तो क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका है। तो सबसे पहले हम इनको इधर कर देते हैं, ओके, और फिर से हम करते हैं, इसको सीरीज में लगा देते हैं। मैं कोरिलेशन हीट मैप आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये। 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो ये हमारी क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू 0.751 आ गई, क्योंकि हमने 9 आइटम्स को कंसीडर करा है। तो इस कोरिलेशन हीट मैप को देखिए, तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है ये सारे जो पॉजिटिवली थोड़े हंसे हैं, या मैं इट मीन कि वर्कर एंगेजमेंट 4 का क्वेश्चन काफी कोरिलेटेड है, कंसिस्टेंट है बाकी सारे क्वेश्चन से। मतलब 4 इज कंसिस्टेंट विथ 5, 7 इज कंसिस्टेंट विथ 8, ऐसे सारे क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। लेकिन आप अगर WE6 क्वेश्चन को देखेंगे तो ये काफी, इसकी कोरिलेशन नेगेटिव भी है और जीरो के करीब भी है, यानी 0.06 है, यानी ये जीरो के करीब है। तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन की कोरिलेशन वीक है तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वो इन बाकी क्वेश्चन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन को भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो WE6 क्वेश्चन है ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए आप, हमारी क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर गई। अच्छा, तो आपने कोरिलेशन हीट मैप के थ्रू भी एनालाइज करा कि कैसे हम वैल्यूज को, आइटम्स को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो इंटरनली कंसिस्टेंट ना हो तो। लेकिन हम सिर्फ कोरिलेशन ही देख के ये नहीं डिसाइड करते हैं कि हम किसे रिमूव करना है या ऐड करना है। ये सोल क्राइटेरिया नहीं होता है। मोस्टली लोग यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अगर कोरिलेशन वीक होता है किसी क्वेश्चन का तो वो उसे रिमूव कर देते हैं, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन हमें किसी क्वेश्चन को सिर्फ जस्ट बिकॉज कि उसकी कोरिलेशन वीक है हम उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। हमें उसे रिमूव करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, कुछ कुछ चीजें देखनी होगी, क्या हम उसको रिमूव करें या नहीं। जैसे कि अ, हम, हो सकता है कि उसकी कोरिलेशन इसकी वजह से वीक हो क्योंकि वो पुअरली हमने उसको राइट करा है उस क्वेश्चन को। हो सकता है उसको हमने गलती से कोट करा है, कोडिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, या हमने उसको थोड़ा सा किसी और रिवर्स वर्डिंग वर्डिंग कर दी, हमने थोड़े से दूसरे लैंग्वेज में उसको लिख दिया है। तो और हो सकता है कि उस क्वेश्चन को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारा जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वो डिफीट हो जाए। यानी भले ही वो हमारा क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 सपोज करिए डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसको रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे क्वेश्चन नायर में उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो थियोरेटिकली करेक्ट है। हो सकता है सॉफ्टवेयर में डेटा में उसकी थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, लेकिन उसके थ्योरेटिकल रीजन है उसको रखने के। तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि उन्हें हमें देखना होता है कि क्या हम किसी क्वेश्चन को रिमूव करें या ऐड करें। आप सिर्फ अल्फा, क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू कम कर रहा है इस वजह से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। आपको और भी चीजें एनालाइज करनी होती है, मैनुअली एंड क्वालिटेटिवली जजमेंट आप करना होता है। ओके, देन आप डिसाइड करते हो कि उसे रिमूव करना है ऐड करना है। तो आपने देखा कि कैसे हमने डेटा इंसर्ट करा, देन हमने क्रॉनबेक अल्फा, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन हीट मैप को एनालाइज करा। और भी ऐसे कुछ आइटम्स है, रिवर्स स्केल्ड आइटम्स वगैरह भी, तो हमारी नीड के नहीं है ये। डिफरेंट वीडियोस में हम समझ लेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। आप इसको कॉपी करके आप अपने रिसर्च पेपर या डिसर्टेशन में या थीसिस में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये शोकेस करने के लिए कि क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू आपकी अच्छी है, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चनर इंटरनली कंसिस्टेंट है, यानी सारे क्वेश्चन किसी एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। अच्छा, और भी कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि हम क्रॉनबेक अल्फा है वैसे एक मैकडोनल्ड्स का ओमेगा भी होता है। आप यहाँ भी इसको भी क्लिक करके आप ऐसे देख सकते हैं, मैकडोनल्ड्स की वैल्यू 0.825 है, तो इसकी भी इंटरप्रिटेशन वही होती है कि अगर वो 1 के करीब है इट मीन्स कि वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। ओके, मोस्टली क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू ही प्रेफर की जाती है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं और रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आगे रिलायबिलिटी, इंटरनल रिलायबिलिटी के और भी पार्ट्स को कवर करेंगे, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर कोड रिलायबिलिटी वगैरह की, और वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे।
और आज हमने जमूवी में एनालाइज करा कैसे हम रिलायबिलिटी करते हैं। आने वाली पार्ट्स में हम एसपीएसएस में कैसे रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं ये भी समझेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा कमेंट, एंड आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और आपको इस डेटा सेट और इस पीडीएफ और इस नोट्स के एक्सेस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।